हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग क्लास 10 मैथ का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 70 नंबर पक्का हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, आप लोग नोट्स बना लेना। ठीक है, नोट्स बना के पढ़ो ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आए। ओके, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि हमारा जो मेहनत है वो सफल हो सके। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लास्ट तक देखना, क्योंकि आप इस वीडियो को देखकर पासिंग मार्क से भी ज्यादा मार्क गेन कर सकते हो। यहाँ प्रश्न नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि यदि 65 और 117 का एचसीएफ कहा गया है 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान क्या होगा, या यम का मान होगा। तो यहां से पहले आप करो क्या कि जो 65 है यानी कि 65 इक्वल टू इन सब का आप क्या करो, सबसे पहले आप इन सब का एचसीएफ निकाल लो। यानी कि यहां हो जाएगा 5 इंटू 13, ठीक है, एंड यहां 117 का इक्वल टू 3 इंटू 13 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप करो क्या कि यहाँ जो आपका 13 है दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका जो एचसीएफ होगा यानी कि एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका 65 और 117 का, 65 और 117 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 13 होगा। ओके, यानी कि 13 होगा। अब आप करो क्या कि यहाँ अब आप इसको जो आपका 65 यम है यानी कि इसी को कहा गया है इसका एचसीएफ यानी कि 65m-117 बराबर आपका है 13 यानी कि 13। तो यहाँ आपसे यहाँ से यम का मान आप ज्ञात कर सकते हो, 65m इक्वल टू 13 और प्लस 117 एंड इक्वल टू यहाँ आप 65m एंड इक्वल टू 100, यहाँ यम लिख दो 130 और यम इक्वल टू 130 बटे 65 और यम बराबर आपका 2 आएगा, 65 दूना 130। तो यहां से आपका यम का मान 2 आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट इसे नहीं जानते हैं। बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले आप इनका दोनों का एचसीएफ आपका 13 होगा इन दोनों का, और फिर आप इसे एचसीएफ के बराबर लिख दो। तो यहाँ आपका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ आप दूसरा क्वेश्चन देखो कि रैखिक समीकरण युग्म x इक्वल टू वाई और x प्लस वाई बराबर 0 का a है कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता, v है असीमित रूप से कई हल हैं, एंड c है अद्वितीय हल होता है, एंड d है कोई नहीं। तो अगर ऐसा समीकरण हो x इक्वल टू वाई और अगर x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये जो अगर लिखा हो तो इसका अद्वितीय हल होगा। यानी कि यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा कि अद्वितीय हल होता है। तो ये आप करेक्ट मान लेना, अद्वितीय हल होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। यहां आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 की यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान होगा। यहां से x का मान निकालना बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपको नहीं पता, मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले यहां देखो 1/x² - 2 इक्वल टू 1/7 लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसे आप 7 को उधर कर लो यानी कि x² - 2 इक्वल टू 7 और x² इक्वल टू 7 एंड ये जो -2 है इधर जाएगा +2 हो जाएगा, और x² इक्वल टू 9 और x² इक्वल टू √9। तो यहाँ x² बराबर अंडर रूट लगा हुआ है तो +-3 आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, +-3 इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ अगर आपको नहीं पता था तो यहाँ देख लो, +-3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, +-3। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से आपका जो है इसका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से देख लो, यहां लिखा हुआ है 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो तो वो कहलाती हैं सर्वांगसम आकृतियां, या समान आकृतियां, या सी है असममित आकृतियां, या डी है समरूप आकृतियां। तो ऐसी जो आकृतियां होती हैं त्रिभुज चैप्टर से है वो आपकी समरूप आकृतियां कहलाती हैं। कौन सी आकृतियां कहलाती हैं? समरूप आकृतियां। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां से आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है। अब और भी ऑब्जेक्टिव देख लो। देखो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, आपने रिक्वेस्ट किया है कि हम सर लास्ट तक देखेंगे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तो भी लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको मैं समझाने वाला हूं हर एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। यहाँ ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 13 एंड डी ऑप्शन है 17। तो यहाँ अब आपको दूरी निकालने का सूत्र पता ही है, जल्दी से आप दूरी निकाल लो। डी इक्वल टू आप लगा दो अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर लो एंड प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, यहाँ आपको पता है x1 क्या है, यहाँ आपका x1 ये है, x2 ये है एंड यहाँ y1 ये है, y2 ये है। y1 y2 दोनों जीरो हैं, तो अब आप जीरो दोनों हैं आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ x1 5 है एंड ये प्लस माइनस, यानी कि यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 12 का स्क्वायर कर लो एंड प्लस आपका 0 माइनस 0 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, यहाँ से अगर d की बात की जाए d, तो यहाँ से आपका 12 5 17 का स्क्वायर कर लो और ये हो जाएगा d इक्वल टू स्क्वायर आपका अंडर रूट से कट जाएगा और यहाँ 17 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से d का मान आया है 17 इकाई। ठीक है, 17 इकाई आपका आंसर सही है। तो यहाँ आपको देखो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से ना लगाओगे ना तो मैथ का क्वेश्चन है भाई डिसमिस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 17 इकाई करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है कि कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का सरलतम मान होगा। इसे आपको सरल करना है। ऑप्शन ये है कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी है टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी है 1। तो अब आप लोग बताओ फटाक से कौन सा सही आंसर हो सकता है, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपके लिए हाजिर हूं। देखो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा का सरलतम मान है। देखो समझना यहाँ आपका कौन सा सरलतम मान है। तो यहाँ अब आप देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ अब आप कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं, और यहाँ साइन थीटा है ही, और यहाँ इसे लिखा जा सकता है 1 कॉस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर लगा दो। ठीक है, अब बच्चा पार्टी यहाँ से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा और यहाँ मान आपका आ जाएगा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 इसका सही आंसर हो जाएगा और यहाँ 1 पर आप सही का निशान लगा दो। तो यहाँ आपका कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का सरलतम मान होगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ यदि साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान होगा। तो आपको tan ए का मान ज्ञात करना है। बच्चा पार्टी सबसे पहले आप करोगे कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात हो तो हम tan ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि tan ए बराबर होता है साइन ए अपान कॉस ए। तो अब आपको मैं बता दूं यहाँ साइन ए क्या है, साइन ए आपका दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 4/5। चलो ये दिया हुआ है, अब हम कैसो ना कैसो कॉस ए का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ कॉस ए का अगर मान ज्ञात करना है तो यहाँ आप इसे हल कर डालो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि अगर आप यहाँ साइन स्क्वायर का मान रख दो फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान करके आप घटाओगे तो यहाँ कॉस ए का मान आपका आएगा 3/5। आप भाई मल्टीप्लाई जोड़ घटाना अंडर रूट ये सब कर लेना और करेक्टली आपका कॉस ए का मान इतना आएगा। अब कॉस ए का मान इतना आएगा और हमसे पूछा क्या गया है tan ए का मान। तो tan ए जो होता है tan ए इक्वल टू होता है साइन ए, tan ए पूछा है ना, साइन ए बटे कॉस ए, और साइन ए बटे कॉस ए यानी कि ये 4/5 है, ये 3/5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और कुल मिला के 4/3 आएगा। ये होता है tan ए का मान 4/3। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हो तो आप बताओ, क्योंकि आई होप कि आपका पूरा भी दिक्कत मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ आपका जो है 4/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक अर्ध वृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास क्या होगा। तो यहाँ वृत्त का परिमाप का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का परिमाप लगाना है, यानी कि अर्धाकार, यानी कि अर्ध वृत्ताकार का हमें अर्ध वृत्ताकार चांद का परिमाप,
अर्धवृत्ताकार जो चांद का परिमाप होता है वो होता है पाई r प्लस 2r इक्वल टू आपका परिमाप दिया हुआ है 72। तो 72 आप बराबर लिख लो। यहाँ से आप r का मान ले लो, पाई का मान होता है 22/7 एंड प्लस 2 इक्वल टू 72। और यहाँ से अगर बात की जाए, अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ से r का मान आएगा 14। सॉल्व कर लेना। देखो भाई, अगर आपका मैथमेटिक्स तेज नहीं है तो भी आप इतना तेज कर लो, क्योंकि आपको ज़रूरी है इतना तेज रखना। आप इसे सॉल्व करके फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे, सब आ जाएगा। ठीक है। अब व्यास जो होता है, अगर नहीं जानते हो व्यास, तो व्यास आपको मैं बता दूं वो होता है त्रिज्या की 2 गुनी, यानी कि 2 इंटू आर, यानी कि 2 गुनी होता है त्रिज्या के। तो त्रिज्या यानी कि 2 इंटू 14 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ अगर 14 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर हमें व्यास मिल जाएगा, त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो यहीं से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ 28 सेंटीमीटर पर सही लगा दो। तो ये था हमारा 8 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। आई होप कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। लाइक एक फार्मूला है, अगर आप लगाओगे तो आप चाहे एलसीएम ज्ञात करना हो चाहे एचसीएफ ज्ञात करना हो, आप दोनों ज्ञात कर सकते हो। लिखा है, दिया है जो एचसीएफ आपका है 252,594 का 18 है, यानी कि इसका एचसीएफ दिया हुआ है, तथा ज्ञात कीजिए कि एलसीएम यानी कि 252 और 594 का एलसीएम क्या होगा। आपको एचसीएफ ऑलरेडी दिया हुआ है तो एलसीएम आपको ज्ञात करना है। और अगर आपको एलसीएम दे देता और कहता एचसीएफ ज्ञात कीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं रहता, बहुत इजी है ऐसे क्वेश्चंस लगाना। आपको करना क्या है, यहाँ जो एलसीएम है एलसीएम, ठीक है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है ना। तो एलसीएम जो होता है वो बराबर किसके होता है, ये जो दोनों संख्याएं हैं यानी कि 252 और 594, ठीक है। यानी कि आपको क्या लिखना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो आपका दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। ओके, तो दो संख्याओं का गुणनफल आपको लगाना है, यानी कि आपको दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेना है। और बटे में आपको क्या करना है, बटे में आपका जैसे हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो हमारा एचसीएफ दिया हुआ है, ये एचसीएफ हमें दिया हुआ है। तो जो आपका संख्याओं का एचसीएफ है, जो आपकी संख्या है, जैसे आपने संख्याओं का एचसीएफ निकाला है ऑलरेडी आपको पता है, तो संख्याओं का एचसीएफ आप यहाँ मान रख दो और आपका जो वैल्यू रखोगे फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर हम लोग दोनों संख्या रख देते हैं। यहाँ आपका एक है 252 और दूसरा है 594, ठीक है। दोनों संख्याएं का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और इसका एचसीएफ यानी कि हमें एचसीएफ का मान रखना है 18 है, ठीक है। इतना रखने के बाद आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दोनों को यानी कि 252 और 594 को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको 18 से भाग देना है। तो आपको अगर आप थोड़ा मल्टीप्लाई करके देख लेना, फिर सब कुछ करने के बाद आपका आंसर आएगा 8316, यानी कि ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि 8316 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ कहने का अर्थ है कि इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम वो क्या होगा, किसका 252 का एंड 594 का, इसका जो एलसीएम होगा 83 एंड 16 होगा, ठीक है। बस ये आपका 83 एवं 16 होगा, ये आप लोग याद रखना। ये हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ दिया हुआ था 18, तो फिर मैंने इसका एलसीएम निकाल दिया। इस प्रकार से आपको इसका एलसीएम निकालना है। अगर आपका एलसीएम दिया है तो आप एचसीएफ भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखो, यहाँ ये लिखा क्या है, यहाँ आपको ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म क्या है, रैखिक समीकरण युग्म जो आपका 2x - 3y = 8 है एंड 4x - 6y = 9 संगत है या फिर असंगत। यानी कि एक होता है संगत और एक होता है असंगत। तो आपको ये बताना है जो आपका ये समीकरण है ये संगत है या फिर असंगत है। इसके लिए आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका जो समीकरण दिया हुआ है 2x - 3y = 8, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है। और यहाँ 4x - 6y
इक्वल टू 9, ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ आप करो क्या कि आप लोग इनकी तुलना कर लो। क्या कर लो? तुलना। तो आपको जो ये समीकरण दिया हुआ है इसकी तुलना करना है किससे? मैं आपको बता दूं कि इनकी जो आपका समीकरण दिया हुआ है इनकी तुलना जो है आपको करना है। आपको ये आप लिखो या फिर ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। v1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा आपको ये कर लेना है a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आप लोग एक बात ध्यान से देखो, यहाँ आप लोगों को देखो यहाँ बराबर शून्य रखना है, बराबर शून्य रखना है। ये आपको क्या रखना है? बराबर शून्य, बराबर शून्य। तो इसको आपको क्या करना है? इन दोनों को थोड़ा सा चेंजेस करना है। क्या करना है कि ये जो आपका 2x लिखा हुआ है -3y, अब आपको ये जो आपका 8 लिखा हुआ है इसे इस तरफ पक्षांतर कर लो, यानी कि -8 हो जाएगा बराबर शून्य। हमारा भी बराबर शून्य हो गया, इसको भी देख लो। 4x -6y एंड इसको आप इधर ट्रांसफर कर लो, -9 उधर प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा। देखो मैंने भी बराबर शून्य कर लिया, बस इतना करना था। ठीक है, मैंने समीकरण से तुलना किया, फिर जो कहा गया वो किया गया। अब यहां से आप बताओ a1 क्या है, a2 क्या है। a1 a2 क्या है? देखो a1 आपका ये है जो आपका 2 लिखा हुआ है, जो x का गुणांक है वो a1 है। ठीक है, तो ये आपका 2 हो गया। और यहाँ जो नीचे वाले समीकरण का x का गुणांक है ये a2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ v1 एवं v2, v1 जो आपका है वो कितना है ये देखो, v1 आपका कितना है -3 एंड v2 कितना है -6। ओके, अब C1 जो है आपका यहाँ देखो ये, ठीक है, क्योंकि मैंने ट्रांसफर किया है, पक्षांतर किया है, -8 एंड C2 जो है वो -9 है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देखो यहाँ अब आपको एक काम करना है, a1 बटे a2, जो a1 है बटे a2 कर लेना है, यानी कि 2/4, और v1 बटे v2 बराबर -3 बटे -6 यानी कि 1/2। ठीक है, और C1 बटे C2 इक्वल टू -8 बटे -9, -8 बटे -9। इसको भी अगर आप काटोगे तो 1/2, यानी कि हमारा a1 बटे a2 और v1 बटे v2 बराबर है। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। लेकिन यहाँ जो C1 बटे C2 है ये बराबर नहीं है, ये -8 बटे -9 है। इसे आप काट दोगे तो 8/9 है। यानी कि यहाँ कहने का अर्थ क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? जो a1 है बटे a2 है वो इक्वल टू है v1 बटे v2, बट c1 इज नॉट इक्वल टू, ये आपका c1 इसके बराबर नहीं है। तो अगर आपका a1 बटे a2 बराबर हो v1 बटे v2 और c1 बटे c2 ना बराबर हो, तो वो जो होता है वो समीकरण युग्म जो होता है, जो समीकरण युग्म है वो क्या है, क्या है? मैं आपको यहां लिख देता हूं और याद रखना, असंगत होता है। क्या होता है? असंगत है। ठीक है, समीकरण युग्म क्या है? ये जो समीकरण युग्म दिया हुआ है ये संगत है या असंगत, तो आपको बताना है कि ये जो समीकरण युग्म है ये असंगत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो a1 बटे a2, v1 बटे v2 ये दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ जो c1 बटे c2 है ये बराबर नहीं है। यह था हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग देखो, यहाँ हमें P का मान ज्ञात करना है, और कैसे ज्ञात करना है ये आप लोग थोड़ा सा टेक्निक लगाओ, क्योंकि थोड़ा आपको अच्छा क्वेश्चन यहाँ मिल चुका है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, यदि जो द्विघात समीकरण है px² -2√5px प्लस 15 इक्वल टू 0 के दो मूल समान हैं, तो P का मान ज्ञात करो। P का मान आपको ज्ञात करना है। ओके, तो P का मान आप कैसे ज्ञात करोगे? देखो अगर आप देखो यहाँ जो आप लोगों का है, एक आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा विविक्तर का, D बराबर v² - 4ac। तो यहां से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ आपको समीकरण क्या दिया हुआ है। समीकरण आपका है px² -2√5px प्लस 15 इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण दिया हुआ है। यहां से जो आपका a है वो क्या है, a जो है ये इस जो x² का गुणांक है p के बराबर है, और v किसके बराबर है, v जो है वो बराबर है ये -2 नहीं, -2 की नहीं, जो आपका √v साथ में लिया जाएगा, क्योंकि हमारा x का गुणांक है -2√5, और यहाँ c क्या है, c तो आपको पता है 15 है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया एक
छोटी सी चीज जो आपको मैंने बताया, ए क्या है, वी क्या है और सी क्या है, ठीक है। ए वी सी आपको पता चल गया इसमें क्या है। अब आपको विविक्तर का सूत्र लगाना है। मैंने आपको मूल समान है तो इसलिए आपको जो विविक्तर का सूत्र है, विविक्तर विविक्तर, ठीक है, इसका सूत्र आप लोग लगाओ। तो ये आपका सूत्र होता है, क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। जो डी होता है वो इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, यानी कि जो डी है वो बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4 आपका ac के, और ये आपका है 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ डी लिखो या फिर ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ या आप लोग लगाकर आप लोग पूरा समीकरण सॉल्व करो। यहाँ v का स्क्वायर करना है, यानी कि v का मान हमें दिया हुआ है -2√5 का स्क्वायर कर लो, माइनस आपका 4 है, ठीक है, इंटू a का मान आपका p है, इंटू c का मान है 15, ठीक है, सही है ना। फिर 0 बराबर 0 आप रख लो। अब यहाँ से अगर आप इसे खोलोगे, ये जो है आपका, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 5, यानी कि 5 आपका ये है और 2 का वर्ग 4, यानी कि 5 चौक 20 और 20 आपका हो जाएगा ना। लेकिन अब आप लोग यहाँ एक बात याद रखना, यहाँ आपका ये तो 20 हो गया, लेकिन यहाँ जो है ना चपाटी, यहाँ पी भी साथ में है, क्योंकि यहाँ में x का गुणांक, यहाँ पी भी साथ में लेना पड़ेगा, पी भी साथ में लेना पड़ेगा, और यहाँ p जो है ना, p आपका मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ से 20p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 20p स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ से p जो है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 20p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। और यहाँ जो आपका 15 चौके 60, यानी कि 60p हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो आपका 20p है इसे कॉमन ले लेंगे, दोनों में है ना, तो यहाँ से p बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, देखो यहाँ से अगर मैंने 20p कॉमन लिया है तो 20 तय यहाँ 60 बचेगा इक्वल टू 0। अब ये जो आएगा यहाँ मैं भाग दे दूंगा, तो यहाँ आपका 0 हो जाएगा और p जो होगा वो बराबर हो जाएगा 3 के। यहाँ से जो आपका p का मान आएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है, p का मान किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। तो यहाँ से p का मान जो आपका आया 3 आ गया। हमें p का मान ज्ञात करना था, तो हमारा p का मान जो है वो 3 आ जाएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा होगा। तो यहाँ से p का मान हम लोग ज्ञात कर चुके। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, और हमें इसमें क्या करना है ये देखो, लिखा क्या है कि उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो हैं 7,5, 5,7 और -3,3 हैं। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, हाँ सही बात है, हमें केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है। लेकिन केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने से पहले हम लोग देखेंगे यहाँ x1 क्या है, x2 क्या है और x3 भी देखेंगे, x1 भी देखेंगे, x2 एंड x3 भी देखेंगे। तो x1 आपका यहाँ 7 है, ठीक है, एंड x2 जो है आपका 5 है, ठीक है, और x3 जो है आपका -3 है। अब यहाँ से y1 देखेंगे, y2 देखेंगे और y3 देखेंगे। y1 ये पीछे वाला जो 5 है, और यहाँ y2 है 7 और यहाँ है 3, ठीक है 3। बस यहाँ से आपको ये पता चल गया हमारा क्या क्या चीजें दिया गया है, ठीक है। हमें x1, ठीक है, x1 का मान हमारा कितना है 7 है, और x2 का मान है 5 और x3 का मान है -3 और y1 का मान है 5 एंड y2 का मान है 7 एंड y3 का मान है 3। अब हमें केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप एक बार x बराबर रख लो, x बराबर आप रख लो, यानी कि आपका x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3। हमें x3 है तो यहाँ से 3 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आपका x1 का मान है 7 एंड x2 का मान है 5 और x3 का मान है -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ से 3, और यहाँ से अगर आप 7 5 12, 12 में से 3 के 9, तो यहाँ से आपका आएगा 3, यानी कि x का मान हमें 3 मिल चुका है, x का मान हमारा 3 आएगा, ठीक है। अब y जो है वो बराबर है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 ही रखना है, क्योंकि 3 यहाँ है तो 3 ही रखना है। अब यहाँ हम लोग देखो यहाँ मान रखेंगे, यहाँ आपका 5 है, y1 का मान 5 है, y2 का मान 7 एंड 3, तो +7 एंड +3 बटे 3, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो 7 5
12, 12 3 15, 15 में से अगर 3 से भाग दोगे तो 5 आएगा, ठीक है, तो 5। तो यहाँ से अब आपको एक निर्देशांक मिल चुका है x, y का, और x, y का जो निर्देशांक होता है वो होता है 3 मुझे मिला x का मान ये, और इसका मान 5, तो 3, 5 आपका आंसर हो जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, क्योंकि आप लोगों को आई होप कि इजी लगा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड मैंने लिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को आई होप कि समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अभी आप लोगों को इजी लग रहा है, बोर्ड एग्जाम में यही आप लोगों को हार्ड भी लगने लगेगा। ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ tan a जो है, tan a ये बराबर है cot v के, तो आपको सिद्ध कीजिए कि a प्लस वी इक्वल टू 90 डिग्री, आपको a प्लस वी इक्वल टू 90 डिग्री सिद्ध करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ से आपको क्या लिखा हुआ है, जो tan a है ये बराबर है cot v के। चलो इतना तो आपको पता चल गया कि tan a बराबर है cot v के। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ जो tan a है ये बराबर है cot v के, लेकिन हम cot v को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ देखो ये v है, ये लिख सकते हैं। और जो tan 90 माइनस थीटा ये इसी के बराबर होगा cot थीटा के। यहाँ से हम लोग ये tan कट कर देंगे, और यहाँ a बराबर 90 माइनस वी, और यहाँ से माइनस वी को मैं इधर ट्रांसफर कर लूँगा, तो ये प्लस हो जाएगा v, और ये हो जाएगा 90 डिग्री, और यही हमें सिद्ध करना था। बहुत इजी मैंने बताया है, हो सकता है कई टीचर आपको लॉन्ग में बताएं, तो मैंने इजी बताने की आप लोगों को कोशिश की थी, तो इजी हो भी गया। आज मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे, लेकिन अब आज आप लोगों को इतना ही सॉल्व कराया गया है। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।